नमस्कार, रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो आफ्ताब की शामत आई पॉलीग्राफ के बाद अब नार्को टेस्ट की बारी आ गई है। तो लॉरेंस बिश्नोई के ठिकानों पर एनआईए के ताबड़तोड़ छापेमारी में क्या कुछ निकला है, तो उधर द कश्मीर फाइल्स पर विवादित क्या नया मोड़ आ गया है, तो इसी पर आज रिपोर्टर लाइव में तमाम बड़ी खबरों पर आज हमारी पैनी नजर होगी। तो ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी आपको हर खबर पर अपडेट देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से संबंधित कई लोकेशन पर एनआईए टीम की छापेमारी जारी है, लेकिन ऐसी क्या सुराग एनआईए को हाथ लगा है कि मूसेवाला हत्याकांड की कड़ी और ज्यादा साफ होने वाली है। तो इसी खबर पर ज्यादा विस्तार से बता रही है हमारी सहयोगी पूजा झा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से संबंधित कई ठिकानों पर, कई लोकेशंस पर एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई से हुई पूछताछ के बाद सोमवार को ये पूछताछ हुई थी और उसके बाद एनआईए की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया है जो अब तक चल रहा है और लॉरेंस बिश्नोई के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनआईए की टीम ने दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों के ठिकानों पर रेड की है। कुछ दिनों पहले ही पंजाब की जेल में लॉरेंस को दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय लाया गया था। बता दें फिलहाल लॉरेंस 10 दिन की एनआईए हिरासत में है। एनआईए देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी गुटों और दूसरी आपराधिक गिरोह की ओर से रची गई आतंकी साजिशों को लेकर पूछताछ कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले पर पुलिस ने उसके कई गुर्गों को गिरफ्तार किया है। तो लॉरेंस बिश्नोई को एनआईए ने फिलहाल 10 दिन के लिए अपनी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भटिंडा जेल में बंद था और एनआईए ने उसको आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने और कई आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने और उन साजिशों को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं पूजा झा। तो वहीं दिल्ली के छतरपुर में बेटी बचाओ महापंचायत में ऐसा क्या हुआ कि मंच पर ही शुरू हो गया संग्राम, इसी खबर पर रोशनी डाल रहे हैं हमारे सहयोगी धीर राजपूत। दिल्ली के छतरपुर में बेटी बचाओ महापंचायत में आज एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जी हां, जहां पर बताया जा रहा है कि एक महिला मंच पर चढ़ गई और एक शख्स पर चप्पल बरसाने शुरू कर दिए। वहीं इस घटना के बाद वहां पर हंगामा मच गया। आपको बता दें कि महिला जो है वहां पर महापंचायत में शामिल होने के लिए आई थी, तभी महिला ने मंच पर चढ़कर माइक से कुछ बोला और उसके बाद वहां मौजूद एक शख्स पर चप्पल बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन कोई भी इस बात को समझ पाता उससे पहले वहां पर महिला ने शख्स पर दे दनादन चप्पल बरसाना शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें कि ये महापंचायत श्रद्धा को लेकर के बुलाई गई थी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों वर्ग के लोग वहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तभी एक महिला जो वहां पर मंच पर पहुंची और उसने माइक से कुछ कहा और उसके बाद वहां पर मौजूद उस शख्स पर चप्पल बरसाने शुरू कर दिए। वहीं बताया जा रहा है कि महिला ने जिस शख्स पर चप्पल बरसाए उस शख्स के बेटे ने उस महिला की बेटी के साथ शादी की थी, जिससे वो महिला नाराज थी और उसने वहां पहुंचकर उस शख्स पर जोरदार चप्पल बरसाने शुरू कर दी। धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। तो वहीं अमरोहा दौरे पर रहे राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आजम खां पर निशाना साधते हुए ऐसा क्या कह दिया कि जिससे सियासी पारा ही हाई हो गया है। इसी खबर की पड़ताल की है हमारी सहयोगी मोहम्मद इमरान ने। अमरोहा में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सबसे पहले बीजेपी कार्यालय पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक की है। उसके बाद अमरोहा शहर के मिनी स्टेडियम में हो रहे सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि अमरोहा शहर के मिनी स्टेडियम में आज 251 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह कराया जा रहा है, जहां पर सभी वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक करते हुए उनको निर्देशित किया है। साथ ही राज्य मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार नगर निकाय का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी और अमरोहा की सीट पर भी उन्होंने भाजपा की जीत होने का दावा किया है। साथ ही राज्य मंत्री ने आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार रामपुर के उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी विजयी घोषित होंगे। 8 दिसंबर को उनके अरमान पूरे हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने मैनपुरी का चुनाव भी बीजेपी प्रत्याशी के जीतने की बात कही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।
तो वहीं सहारनपुर दौरे पर रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए क्या कुछ कहा और क्या कुछ डॉक्टरों को निर्देश दिए, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद कुमार। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आज सहारनपुर के दौरे पर थे। सहारनपुर दौरे के दौरान उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में अधिकारियों से फीडबैक भी लिया है और इस फीडबैक के दौरान जो भी कमियां स्वास्थ्य विभाग में पाई गई है उनको दूर करने के आदेश भी दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के इस दौरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति बनी हुई थी। शरद कुमार, इंडिया वॉइस, सहारनपुर। तो वहीं सीतापुर में ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रीय हिंदू सेना ने प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया और पाठ करते हुए अपना विरोध भी जताया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा आज सीतापुर में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के नेतृत्व में आज एक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया है, जिसका उद्देश्य जो मंदिर हैं उनके पास बनी हुई मांस की दुकानें और शराब के दुकानों के विरोध में प्रदर्शन था। इसको लेकर हिंदू सेना ने आज सीतापुर के घंटाघर स्थित छोटा हनुमान मंदिर पे हनुमान चालीसा का पाठ किया और वहीं पे एक प्रदर्शन किया, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पे रहा। और हिंदू सेना का कहना है कि जो शहर के मंदिर हैं उनके 100 मीटर की परिधि में जो भी मांस की दुकानें और शराब की दुकानें हैं उनको वहां से हटाया जाए। अगर जो उनको वहां से नहीं हटाया जा सकता है तो एक परमिशन हम लोगों को भी दिला दी जाए कि हम मस्जिद के बाहर जो है मांस बेच सकें, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पे है। और फिलहाल उन होटल को और शराब की दुकान को प्रशासन ने बंद करा दिया है और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है कि क्या वो जो दुकानें हैं, जो होटल है मांस बेचने वाले और शराब की दुकानें, क्या वो मंदिर की सीमा जो तय सीमा है उसके अंदर आते हैं। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। तो वहीं आगरा कमिश्नरी लागू होने के बाद आगरा के पहले कमिश्नर का नाम तय हो गया है। कौन है आगरा के पहले कमिश्नर और उनका अब तक का कैसा रहा कार्यकाल, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मयंक त्यागी। कई महीने से आगरा में कमिश्नरी की चर्चा हर चौराहे और नुक्कड़ और जनप्रतिनिधियों के बीचों बीच हो रही थी, लेकिन कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कैबिनेट बैठक कर आगरा को कमिश्नरी का तोहफा दिया तो एक सवाल सामने आया कि आखिरकार आगरा का कमिश्नर कौन होगा। तमाम आईपीएस लॉबी का नाम सामने आए, लेकिन एक नाम सामने आया डॉक्टर प्रीतंदर सिंह का, जो गत रात्रि में ट्रांसफ़र की चर्चा सामने आई और डॉक्टर प्रीतंदर सिंह को कमिश्नर आगरा बना दिया गया है। आपको बता दें कि साल 2015 में डॉक्टर प्रीतंदर सिंह आगरा एसएसपी रहे और उनकी एक खासियत थी जनता के साथ सीधा संवाद। जहां तक डॉक्टर प्रीतंदर सिंह की जब तैनाती आगरा बतौर कमिश्नर के रूप में होगी तो हो सकता है आगरा के लिए ये बड़ी सौगात कमिश्नरी के साथ साथ मानी जाएगी। कहीं ना कहीं आगरा कमिश्नरी के पहले कमिश्नर डॉक्टर प्रीतंदर सिंह होंगे। कैमरा पर्सन मयंक त्यागी के साथ इंडिया वॉइस, आगरा। तो वहीं श्रद्धा हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति दे दी है। तो कब होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट, बता रहे हैं हमारे सहयोगी पूजा झा। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब के नार्को टेस्ट की कोर्ट ने अनुमति दे दी है। 1 दिसंबर को आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट करेगी दिल्ली पुलिस। बता दें कि इस मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस आफ्ताब के फ्लैट में पहुंची थी, जहां पर उसे आफ्ताब के फ्लैट के बाथरूम और किचन से कुछ खून के निशान मिले थे और कुछ कपड़े मिले थे, जिनको पुलिस ने फॉरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया है। और फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है आगे की जाँच पड़ताल में जुटी है, कार्रवाई में जुटी है। एक और बात यहाँ आपको बता दें कि 28 नवंबर को कुछ तलवार लिए लोगों ने आफ्ताब पर हमला करने की भी कोशिश की थी। जब दिल्ली पुलिस उसको एफएसएल कार्यालय लेकर पहुंची तो वहां पर कुछ लोगों ने जिनके हाथ में तलवारें थी उन्होंने आफ्ताब को मारने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान जैसे तैसे दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को बचा लिया और उसकी जो सुरक्षा है वो दिल्ली पुलिस ने कड़ी कर दी है। तिहाड़ जेल में उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब देखना होगा नार्को टेस्ट में आफ्ताब क्या सच कबूल करता है और क्या खुलासे नार्को टेस्ट में आफ्ताब दिल्ली पुलिस के सामने करता है कि उसने श्रद्धा के टुकड़े कहाँ फेंके हैं और क्यों
उसने श्रद्धा की हत्या की, किस लिए उसने श्रद्धा की हत्या की साजिश रची है, इन सभी सवालों का जो जवाब है वो आफताब नार्को टेस्ट में देता है या नहीं। फिर से जो दिल्ली पुलिस है उसको गुमराह करने की कोशिश करता है या फिर सच का खुलासा करता है, ये आफताब की नार्को टेस्ट के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। कैमरामैन शैंकी के साथ मैं पूजा झा। तो वहीं गाजियाबाद सहारनपुर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरठ का दौरा है। तो मेरठ का दौरा 30 नवंबर को होने वाला है। तो इसको लेकर प्रशासन की तैयारियां कितनी है बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित सैनी। सीएम योगी आदित्यनाथ की मेरठ में आगमन की तैयारी संपूर्ण हो रही है और ये इस वक्त अंतिम रूप दिया जा रहा है। मैं इस वक्त इस स्थान पर मौजूद हूँ जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम रहेगा। आप देख सकते हैं ये वो मंच है जहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ जन संवाद करेंगे। यहाँ पहुँचकर वो इस मंच से ही अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ठीक मेरे पीछे आप इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर ये मीडिया गैलरी होगी, यहाँ पे मीडिया के लिए जो स्थान बनाया गया, ठीक इसके बराबर में मुख्य जो अतिथि होंगे उनके यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है और उसके ठीक पीछे जो कुर्सियाँ पड़ी हैं वहाँ पर जनता के बैठने की व्यवस्था की गई है। ये गैलरी बनाई गई है, वीआईपी गैलरी होगी, यहीं से सबकी एंट्री होगी, यहीं से जो वीआईपी जो गेस्ट आएंगे यहाँ से आएंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ सामने अपने जनप्रतिनिधियों के साथ वहाँ बैठ के जनता को संवाद करेंगे। आपको बताऊँ कि सीएम योगी आदित्यनाथ 30 नवंबर को यहाँ कार्यक्रम है। यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है। आप ठीक मेरे पीछे इसे देखते हैं कि पुलिस लगातार यहाँ सुरक्षा के लिहाज से अपनी निगाह बनाई हुई है और लगातार यहाँ मॉनिटरिंग कर रही है। खुद यहाँ पे जिला अधिकारी दीपक मीणा भी यहाँ पर आके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ एसएसपी रोहित सजमान भी यहाँ पे आकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यानी संपूर्ण रूप यहाँ तैयार की गई है। इसी मन से यहाँ कार्यक्रम जो है जारी रहेगा और लगातार पुलिस जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रही है और कोई जो खामियां हो रही हैं उनको भी दूर किया जा रहा है। अब देखना यह है कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि 30 नवंबर को यहाँ पे आ रहे हैं तो वो मेरठ की जनता को क्या सौगात देते हैं और आने वाले निकाय चुनाव में उनका क्या परिणाम मिलता है। इंडिया वॉइस से अमित सैनी, मेरठ। तो वहीं गुजरात में सियासी पारा हाई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा को संबोधित करने के साथ रोड शो भी किया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। आज गुजरात दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुजरात में चुनावी दौरे पर हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे, साथ ही साथ 4 जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर में होने वाले चुनाव प्रचार करेंगे, साथ ही साथ रोड शो करेंगे। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। तो वहीं कुछ दिनों पहले ही आयोजित हुए IFFI के जूरी प्रमुख नदव ऐसा क्या बोल बैठे कि भारत के साथ साथ इंटरनेशनल जगत में निंदा की जा रही है उनकी। तो क्या है पूरा मामला बता रहे हैं हमारे सहयोगी शिवम सोनी। कश्मीरी पंडितों के अत्याचार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश में एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। गोवा में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन के मौके पर इजरायली फिल्म मेकर ने इसको लेकर एक विवादित बयान दिया। इजरायली फिल्म मेकर नदाव लेपिड ने द कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म बता दिया। लेपिड के इस विवादित बयान के बाद उन्हें IFFI जूरी हेड बनाने वाली कमेटी भी निशाने पर आ गई है। लेपिड का नाम जूरी हेड के लिए जिन्होंने सुझाया था उनमें करण जौहर, प्रसून जोशी, मनोज मुंतशिर, खुशबू सुंदर, प्रियदर्शन, बॉबी देवी बेदी, हर्षदा भट्ट, निखिल महाजन समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने लेपिड के इस बयान पर कड़ी फटकार उन्हें लगाई। गिलोन ने कहा, भारत की मेजबानी और दोस्ती के बदले लेपिड के बयान पर मैं शर्मिंदा हूं और माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा, लेपिड का बयान असंवेदनशील और अभिमान से भरा हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए। वहीं इस फिल्म में मुख्य किरदार की भूमिका निभाने वाले अनुपम खेर ने कहा है, इजरायली फिल्म मेकर को कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, ये मुझे प्रीपैंड लगता है। कैमरामैन निक्की के साथ शिवम सोनी, इंडिया वॉइस। तो वहीं भदोई में पूर्व विधायक विजय मिश्रा की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी चंद्र बालक राय।
भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। आज उनकी 10 करोड़ 92 लाख की अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। बता दें कि मिर्जापुर जनपद के लालगंज तहसील में ये उनकी संपत्ति थी। उनके बहू बेटे और उनके समधी के नाम पर ये संपत्ति थी और उसको आज जिला प्रशासन ने कुर्क करने का आदेश दिया था पहले ही, और आज उसको डुगडुगी पिटवा के कुर्क करवा दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत भदोही जिलाधिकारी के आदेश पर ये कार्रवाई उनके ऊपर हुई थी। बता दें जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और ऐसे में उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और कई उनकी जो संपत्तियां हैं कई उनके रिश्तेदारों के नाम पे, उनके जो सगे संबंधी थे उनके नाम पे थी। उसको तहकीकात करके पता लगाकर यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो टीम गठित की गई थी, पता लगाकर कि किसके नाम पे है, कैसे वो खरीद फरोख्त की गई थी, उनकी आपराधिक गतिविधियों की कमाई जो थी उसके तहत उसको खरीदा गया था, खरीद फरोख्त की गई थी। अब उसको कुर्क किया जा रहा है तेजी से। भदोही से इंडिया वॉइस के लिए सहयोगी ओम जी के साथ चंद्रबालक राय। तो वहीं रायबरेली में छोटे मासूम बच्चों ने लगाई है एसपी मां को वापस लाने की गुहार। तो इसके पीछे की वजह जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। 5 बच्चों की मां पर प्यार इस कदर हावी हुआ कि वो 5 मासूम बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के संग फरार हो गई। मामला रायबरेली जिले के भदोखर थाना क्षेत्र का है, जहां 5 मासूम बच्चे और उस महिला का पति दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। आज 5 बच्चों के साथ उसका पिता रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोकप्रीत दर्शी की चौखट पर पहुंचता है और महिला के खोजबीन के लिए न्याय की गुहार लगाता है। वहीं पुलिस अधीक्षक के द्वारा महिला के खोजे जाने के लिए निर्देश और आदेश दिए जाते हैं, लेकिन ये अब समय ही बताएगा कि महिला को पुलिस बरामद करके उसके मासूम बच्चों को सुपुर्द कर पाएगी या नहीं। लेकिन वहीं अब देखने वाली बात होगी कि रायबरेली पुलिस इन 5 मासूम बच्चों को मां की ममता दिला पाएगी या नहीं। वहीं पति द्वारा यह भी बताया गया है कि महिला 1,20,000 रुपए नकदी व जेवरात लेकर प्रेमी के संग फरार हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस किस तरह से महिला को बरामद करके बच्चों के सुपुर्द और उसके पति को सुपुर्द कर पाएगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। तो वहीं भोजपुर में लगातार जारी लूटकांड पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो इसी कड़ी में पुलिस ने वांटेड कुख्यात अपराधी को कैसे और किस तरह से गिरफ्तार किया है, बता रही हैं हमारी सहयोगी नेहा गुप्ता। भोजपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां एक कोड कुख्यात लूट के मामले में अपराधियों की लगातार गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी चल रही थी। इसी के तहत भोजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल की गई है। बता दें कि एक कुख्यात लूट के मामले में संलिप्तता पाई जा रही थी, जिसे गिरफ्तार किया गया है दीपक महतो को, और इसकी जानकारी एएसपी हिमांशु द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है। इसके अलावा भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह के द्वारा लगातार थाने को सूचना दी जा रही है, लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि जो अवैध शराब और अन्य वांछित अपराधी हैं उनको गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जाए। इसी के तहत लगातार प्रतिदिन 20 से 22 लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। बता दें कि जिस मोस्ट वांटेड कुख्यात लूट के मामले में जो संलिप्तता अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, उसके पास से एक मैगजीन पिस्टल के साथ 5 गोलियां, 2 मोबाइल और एक बाइक भी बरामद किया गया है। इसके अलावा अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी चल रही है। बता दें कि एक दिन पूर्व भी जेल में जिस तरह से रेड किया गया है, डीएम राजकुमार और एसपी संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में लगातार छापेमारी चल रही है। इसके अलावा रेड जो जेल में किया गया है, इसमें 8 जो मोबाइल है वो बरामद किए गए हैं, 4 सिम बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अन्य आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई है। लगातार भोजपुर एसपी के निर्देश पर क्राइम कंट्रोल को लेकर लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक दिन पूर्व जो जमीरा के मुफस्सिल थाना अंतर्गत जमीरा रेलवे ब्रिज है, उसके नीचे से जो मोस्ट कुख्यात अपराधी थे, जो लूट के मामले में संलिप्तता थी, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा बता दें कि हाल के दिनों में जो पिछले जून में 6 लाख की जो 6.5 लाख की लूट थी, उसमें संलिप्तता थी। इसके अलावा जो अपराधी को, जो कुख्यात अपराधी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसकी 4 थानों में 5 जो एफआईआर दर्ज हैं, जिसमें हत्या, आर्म्स एक्ट और लूट के मामले में उसकी संलिप्तता है, जिसे लेकर भोजपुर पुलिस लगातार उसको ढूंढ रही थी। और मोस्ट वांटेड को गिरफ्तारी के साथ ही भोजपुर पुलिस मान रही है कि यह बड़ी सफलता है। इसके अलावा अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है। अभी हाल के दिन में जिस तरह से बता दें कि 2 दिन पूर्व शाहपुर में जिस तरह से
हत्या हुई थी, दिन दहाड़े हत्या हुई थी। मिंटू की जो सुनार थे उनको हत्या की गई थी, उसके में भी संलिप्तता में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 सूत्रों के अनुसार 2 अन्य की भी गिरफ्तारी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार जो भोजपुर में अपराधियों के कंट्रोल, जो अपराध है उसको कंट्रोल करने के लिए अपराधियों की गिरफ्तारी लगातार छापेमारी की जा रही है। दिन और रात दोनों टाइम गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी चल रही है और अपराध को कंट्रोल किया गया है। भोजपुर से मैं नेहा गुप्ता, इंडिया वॉइस के लिए। तो वहीं सिद्धार्थनगर के मोहाना इलाके में बगीचे के पास से युवती के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। तो मौत की असली वजह क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के मोहाना थाना क्षेत्र के डफालीपुर गांव के पास बागीचे में एक संदिग्ध परिस्थितियों में 20 से 25 वर्षीय युवती का शव मिला है। मौके पर ग्रामीणों ने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। वहीं मौके पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद भी पहुंचे। उनका कहना है कि ये हत्या का मामला है, इसकी जाँच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस हालात में ये डफालीपुर के पास बागीचे में जो है एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का जो कि 20 से 25 वर्षीय युवती है, उसकी शव बरामद हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। तो वहीं बुलंदशहर में ऐसा क्या हो गया कि आपूर्ति निरीक्षक को अनूप शहर में चावल से भरे ट्रक को सील करना पड़ा और सील करने के साथ जांच के आदेश भी देने पड़े। तो पूरा मामला बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर में आपूर्ति विभाग की टीम ने आज छापेमार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में राशन के चावल बरामद किए हैं। दरअसल आपको बता दूं, बुलंदशहर के थाना अनुक्षर क्षेत्र में एक गोदाम में भारी मात्रा में राशन के चावल भरे हुए थे और बाहर ट्रक में भी चावल लदे हुए थे, जिसके बाद आपूर्ति विभाग की टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई। सूचना में छापेमार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में जो गरीबों के हक के राशन के चावल बताए जा रहे हैं वह बरामद किए गए हैं। वहीं आपूर्ति अधिकारियों का कहना है इस मामले में जांच कर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए ये भी बताया है कि इस मामले में गोदाम संचालक और किस व्यक्ति का यह ट्रक है, कहां से ये चावल लाए गए हैं, कौन कौन राशन डीलर या किस से चावल लिए गए हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। तो वहीं कौशाम्बी जिले में 12 फीट का विशालकाय अजगर देख लोगों में हड़कंप मच गया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी इंतजार रिजवी। यूपी के कौशाम्बी में नगर पंचायत करारी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विशालकाय अजगर को लोगों ने आबादी क्षेत्र में देखा। इससे पहले भी कई बार लोगों ने अजगर को देखा था और जब अजगर को पकड़ने की बारी आती थी तो अजगर बिल में छिप जाया था। आज भी लोगों ने देखा कि अजगर बाहर निकला तो उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को फ़ोन किया। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुँचते हैं लेकिन उनके पास कोई ऐसा संसाधन नहीं होता जिससे अजगर को पकड़ा जाए। ग्रामीणों ने काफ़ी मशक्कत की, जेसीबी बुलाया, जेसीबी से गड्ढे खुदवा कर काफ़ी मशक्कत के बाद 4 घंटे रेस्क्यू करने के बाद अजगर को पकड़ा और अजगर को पकड़ने के बाद वन विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया। इंतजार रिजवी, इंडिया वॉइस, कौशाम्बी। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।